चलो टेस्ट की डिस्कशन मैं कल कराता हूँ, ठीक है। टेस्ट वाले क्वेश्चन जो है डिस्कशन का मैं करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आज जो है इसको फिनिश कर लूँ मैं, कल करा दूंगा। हाँ तो मॉर्निंग क्लास ही है ना, तो मॉर्निंग क्लास में ज्यादा क्वेश्चन तो थे नहीं, मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैंने बस रफली बहुत कहाँ कॉम्प्लिकेटेड। हाँ वो देखो, अगर तुम्हें 8-10 टेस्ट देने हैं ना तो होगा, किसी पेपर में कुछ होगा, किसी पेपर में कुछ ज्यादा होगा। नहीं वो था मैं, अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से आएंगे क्वेश्चन, ताकि आपको हर तरीके की प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। बेसिक पर्पस ये है, इसलिए जो है ना, क्योंकि एक टेस्ट होता है तो आप एकदम फॉर्मेट पे चलते हो। जब आप लंबे टेस्ट कराओगे, 5-7-10 टेस्ट कराओगे, तो फिर वेरिएशन आएंगे उसमें, हर पेपर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा, ठीक है। चलो वैसे तो पेपर इजी था ना, पेपर हम लोग सर पकड़ लिया। मैंने तो अभी बोला था कि बहुत इजी पेपर सेट कर दिया, सच में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक, नहीं तो तैयार रहना है, मतलब वो तो रहना ही है सर। ऐसा पेपर आ जाएगा तो यूपीएससी टेस्ट में बुखार छूट जाएगा सर। यहां पे प्रिपरेशन अभी भी स्टैटिक्स है ना, हां स्टेटमेंट वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा। 150 बच्चे स्टूडेंट, बट इन्होंने स्टेटमेंट को ट्विस्ट नहीं करा था, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स डाले थे, थोड़ा सा खैर ठीक है। हाँ तो निगेटिव तो होना चाहिए, नहीं तो फिर देखो, नहीं मेरा पर्सनली ये मानना है एग्जाम में निगेटिव होना चाहिए, इससे कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे और नहीं पढ़ने वाले बच्चे में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हाँ ऐसा नहीं होता, अदरवाइज निगेटिव नहीं होता है ना, तो देखोगे बहुत तो तुक्का मारते चले जाते हैं। नहीं भी पता है तो चलो 100 का 100 अटेम्प्ट कर लेना है, सिक्का उछालना है और हेड टेल के हिसाब से कर लेने का है। चलो अगेन सो आते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको, 5G सर्विसेज। सो अगेन 5G की बहुत चर्चा है, 5G से ज्यादा 6G की चर्चा है। सो एक ब्रीफ आइडिया आप ले लो कि अच्छा 5G 6G इनमें है क्या। तो बेसिक जो आइडिया है दैट इज, तो एक तो आपका स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विस था वो बेसिक वॉइस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते थे, बेसिक वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। आवाज भी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी, क्रिस्टल क्लियर आवाज नहीं आती थी आज के जैसा, तो बेसिक वॉइस का काम हो जाता था। और दूसरा जो है ये एनालॉग बेस्ड हुआ करता था, आज का जो है दैट इज डिजिटल बेस्ड। वहां पे जो सिग्नल ट्रांसफर होते थे ना वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स हुआ करते थे। तो बेसिक एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स पहले वाला जनरेशन जो था दैट वाज आपका एनालॉग सिग्नल्स था, फर्स्ट जनरेशन, इतना याद रखना, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे वॉइस की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हुई। देखो हर जनरेशन में वॉइस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही होगी, डेटा का स्पीड इंप्रूव हो रहा होगा, यही सब चीजें हो रही होगी, बहुत नहीं, आपका कवरेज वगैरह थोड़ा बेहतर होगा। सो अगेन यहाँ पे कवरेज एंड कैपेसिटी बेहतर हुई, और यहां से आपको पहली बार कुछ स्टैंडर्ड्स आए दैट इज जीएसएम एंड सीडीएम। आपको याद होगा आपने जीएसएम एंड सीडीएम बेस्ड फोन यूज किए होंगे, ठीक है। तो जो रिलायंस वाला आया करता था सीडीएम में फोन आया करता था, बाकी जो फोन हुआ करते थे हाँ तो वो जीएसएम बेस्ड फोन हुआ करते थे। मैं आता हूँ इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जीएसएम एंड सीडीएमए के बीच में। तो ध्यान रखना कि जीएसएम एंड सीडीएमए जो इंट्रोडक्शन हुआ था इनका दैट वाज इनसाइड द सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था इनसाइड जो आपका ये क्लासिफिकेशन है। स्पीड देखोगे ऑब्वियसली 2.4 kbps 64 kbps, आजकल तो 64 kbps आएगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बट उस समय के लिए बहुत अच्छा स्पीड हुआ करता था, ठीक है। देन आगे जो है अगेन आपका 3G से के बाद तो आप लोगों को याद भी होगा, काफी अच्छे से याद होगा 3G जब से यूज होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे वॉइस था और साथ में थोड़ा सा डेटा का इंप्रूवमेंट और हुआ, मल्टीमीडिया टेक्स्ट इंटरनेट जैसी चीजें अब धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। इंटरनेट जो है आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ और यहीं से कॉन्सेप्ट आया मोबाइल ब्रॉडबैंड का। जो मोबाइल ब्रॉडबैंड का आइडिया था, मोबाइल से आप कनेक्ट वगैरह करके नेट आराम से चला रहे थे, मॉडेम का यूज करना आपने शुरू कर दिया था, वो सब कहानी आपकी 3G से शुरू हो गई थी, ठीक है। स्पीड ऑब्वियसली और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एंड देन आप पहुंच गए फोर्थ जनरेशन में। इसका जो मेन फोकस था दैट इज फॉर द डेटा। फोर्थ जनरेशन का जो मेजर टारगेट है दैट इज डेटा। डेटा ही लोग यूज करते हैं, अब तो कॉल कितने ही लोग करते हैं आई डोंट नो, बट डेटा मेजर फोकस है आज में। डेटा यहाँ से चीप भी हो गया साथ ही साथ, ठीक है। यहाँ पे LTE और LTE वोल्टे, ठीक है, ये दोनों भी इंट्रोडक्शन हुआ दैट इज द 4G में। तो याद रखना सेकेंड जी में हुआ था जीएसएम एंड सीडीएमए का,
फोर्थ जनरेशन में आपका हुआ LTE एंड वॉइस ओवर LTE, ठीक है। तो LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। यहां से अगेन मोबाइल जो है अब आपकी अलग से कोई ब्रॉडबैंड की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास 4G कनेक्शन है आप सबका सब कर सकते हो। 5G में और क्या हुआ होगा, स्पीड आपका बेहतर हो गया, पेनिट्रेशन बेहतर हो गया, ठीक है, आपकी लेटेंसी कम हो गई। तो ये सब चीजें जाके आपको 5th जनरेशन में हुई। तो बस इसे यहां से दो चीजें याद रखना कि 2G में GSM CDMA का इंप्रूवमेंट हुआ, 4G में LTE एंड वोल्टे का आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। बाकी चीजें वही है कि स्पीड बढ़ रहा था। और ये पहला जनरेशन याद रखना, ये एनालॉग बेस्ड सिग्नल्स हुआ करते थे। इसके बाद जो भी थे दोज वर ऑल डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में एक ही बेसिक फर्क होता है, डिजिटल सिग्नल में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, दैट्स इट, ठीक है। एनालॉग में वैसा नहीं होता। एनालॉग में आपका एनालॉग सिग्नल्स जैसे देखोगे ना, सिग्नल को अगर देखोगे मैप पे तो एनालॉग सिग्नल्स ऐसे दिखेंगे, डिजिटल सिग्नल्स यू विल फाइंड लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। या तो 1 होगा या तो 0 होगा, वहां पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पहला जनरेशन एनालॉग, ठीक है। सेकेंड जनरेशन से आपका GSM एंड CDMA का आना एंड फोर्थ जनरेशन में LTE एंड वोल्टे का आना, ठीक है, दैट्स इट। आगे थोड़ा सा इसको मैंने और डिटेल में आपको कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से इतना भी कर लोगे ना तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा। कब का डेट इंट्रोडक्शन वगैरह पूछ लेता है कभी कभी, तो ठीक है। तो बेसिक आइडिया वही जो मैंने आपको बता चुका हूँ, 1980s ये स्टार्टिंग टाइम था, साउंड क्वालिटी पुअर हुआ करती थी, कवरेज लिमिटेड हुआ करती थी, ऑब्वियसली शहरों में ही मिल जाए तो बड़ी बात थी। देन सेकंड जनरेशन में आपका आ गए 1990s में आते आते वॉइस क्वालिटी आपका इंप्रूव हुई। और साथ ही साथ अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, और क्या, SMS सर्विस सेकंड जनरेशन से शुरू हुआ था, ठीक है। चांसेस नहीं है पूछेगा आपसे, बट हाँ GSM CDMA में जनरली पूछा जाता है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि कैसे डेटा कम्युनिकेट होगा इनके बीच में। तो सेकंड जनरेशन की इतनी कहानी बेसिक सी। इसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड जनरेशन, आप जो है अच्छा GSM एंड CDMA के बीच में क्योंकि LTE एंड वोल्टे के बीच में यूपीएससी ने पूछा था कि LTE एंड VoLTE के बीच में क्या फर्क है, ठीक है। आई डोंट नो कि GSM CDMA अब नहीं पूछना चाहिए, मुझे लग रहा है क्योंकि पुराना हो गया, बट इन केस थोड़ी सी मैं ये लेके चलता हूं कि बाई चांस अगर इन्होंने पूछ लिया तो फिर क्या होगा। तो बस सिंपल सा पहली चीज कि इनका आप जो है फुल फॉर्म, तो पहले किसी को याद था GSM CDMA का फुल फॉर्म? कभी मैटर ही नहीं करा, ठीक है। हम लोगों ने CDMA बस, हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो नाम तो याद ही रखना, और क्या करना। बेसिक जो आइडिया था ना इनका, यहाँ पे बेसिक इनका था कि आप कैसे, मतलब जो आपके पास स्लॉट है उस स्लॉट को आप यूटिलाइज कैसे करोगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास लिमिटेड है, नंबर ऑफ कनेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक तरीका ये हो सकता है, जैसे देखो बस इनके बीच का बेसिक फर्क क्या था, ये आपके पास सिग्नल का विड्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लोगों को मुझे कनेक्ट करने का है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इस पूरे जो मेरा स्पेक्ट्रम है इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, सबको एक एक वॉइस दे दूं कि भाई सब लोग कराओ, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसमें टाइम स्प्लिट करा दूं कि कुछ सेकंड्स आपके पास कनेक्शन रहेगा, कुछ सेकंड आपके पास, कुछ सेकंड आपके पास। ये इतना फास्ट होगा कि आपको फील नहीं होगा, बट कनेक्शन आपका चलता रहेगा। ये बेसिक तरीका था इनके डिफरेंस का, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ आपका ये नहीं था, ये ध्यान रखना। GSM जो है आज के डेट में सबसे ज्यादा यही चलता है, CDMA उतने कंट्रीज अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन सिक्योरिटी की बात जब करोगे ना, इंक्रिप्शन की बात करोगे, तो CDMA की सिक्योरिटी बेहतर है। तो दो चीज, एक यूज आपका GSM का ज्यादा है, CDMA की सिक्योरिटी बेहतर है, ठीक है। लेकिन GSM के दोनों के अपने अपने रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आपका GSM में स्पीड काफी अच्छा हो जाता है, CDMA में जो है आपका इंटरनेट की स्पीड जो है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाती। ये मेजर डिफरेंस है ज्यादा। क्या CDMA आपको मिलेगा नहीं आज के डेट में, आप 4G से कनेक्शन, तो ऑब्वियसली ना GSM के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, CDMA उस तेजी से इंप्रूव नहीं हो पाया, पोर्टेबिलिटी नहीं मिलती। देखो अरे मैं कह रहा हूँ कि टाइम के साथ इंप्रूवमेंट हो गया ना, GSM के अच्छे जो नए वर्जन आए ना वो ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन आ गए कंपेयर टू द CDMA के जो वर्जन। CDMA नहीं अपडेट आया, बट उतना मतलब नहीं चल पाया ये। और CDMA जनरली आज के डेट में जानते हो कहां पे है, उन कंट्रीज में जहां पे गरीबी ज्यादा है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना थोड़ा कम कॉस्ट।
हम लोग अब तो कहाँ ही सीडीएमए, इंडिया में तो मुझे लगता है कोई बहुत कम, रेयरली यूज करता होगा सीडीएमए। खत्म हो गया ना सीडीएमए का, यही खत्म हो गया। अब जो आप कह रहे हो ना कि इनबिल्ट सिम आता है, दैट इज नॉट द सीडीएमए, वो दूसरी कहानी है, वो ई सिम है, वो एम्बेडेड सिम है, ठीक है, वो एम्बेडेड सिम की कहानी है, दैट्स नॉट द सीडीएमए, ठीक है। चलो, तो 3G के जब से 3G आया ना, तब से जीएसएम ने ओवरटेक कर लिया सीडीएमए को, फिर वहां से कहानी बदल गई सीडीएमए की, ठीक है। सो यहाँ पे वही थर्ड जनरेशन आपका फास्टर डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना, जैसे जीएसएम भी जो है ना, जीएसएम ने अपने आप को इंप्रूव करा, नया स्टैंडर्ड यूज होने लगा, यूएमटीएस कहलाया। उसी तरीके से सीडीएमए नया वर्जन आया, सीडीएमए 2000 स्टैंडर्ड्स कहलाया, वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंपल सा मैंने आपको ये करा दिया। यहाँ पे थर्ड जनरेशन याद रखना, थर्ड जनरेशन वाज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेट। थर्ड जनरेशन को लोग इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि यहां से इंटरनेट की क्रांति, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंटरनेट का एक्सेस काफी इजी हो गया, आपको ब्रॉडबैंड पे रिलाई नहीं करना पड़ता था। तो ये मेजर इंप्रूवमेंट था आपका थर्ड जनरेशन का। तो फर्स्ट जनरेशन सिंपल की कनेक्टिविटी बनाया, सेकंड जनरेशन में वॉइस की क्वालिटी इंप्रूव की, जीएसएम सीडीएमए जैसी चीजें आ गई, थर्ड जनरेशन में इंटरनेट आ गया, काफी इजीली एक्सेस होने लगा, और फोर्थ जनरेशन में तो इंटरनेट आपका और फास्ट फ्री मिलने लगा। नहीं ठीक है, फ्री मिलके तो आपको आदत लगाएगी ना। हाँ जी, तो रेट तो भारत में अभी भी इंटरनेट सबसे सस्ता है, सो रेट बढ़े भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, चलो यहाँ पे आके, हाँ जी, मच फास्टर डेटा स्पीड्स। आप आज के डेट में आप में आपका अच्छा कनेक्शन हो रहा है 4G में, तो स्पीड काफी बेहतर आपका चल जाता है, कुछ कंट्री में इट गोज अप टू 1 Gbps, ठीक है, हमारे पास तो नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके जो स्टैंडर्ड्स थे LTE, VoLTE, WiMAX स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स आपको यूज हुए फोर्थ में। ऑब्वियसली 4G के साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, HD वीडियो गेम सब आप खेल रहे हो, तो बेसिक आइडिया था। अब जो जमाना जा रहा है वो जा रहा है 5G की तरफ, और 5G अब जो सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे दैट इज बेसिकली 5G पे पूछा जाएगा। LTE एंड VoLTE के बीच का डिफरेंस क्या है? LTE स्टैंडर्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और यहाँ पे दैट इज VoLTE, यहाँ पे भी दिस इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है कि LTE में बेसिक जो इश्यू हुआ करता था कि हो सकता है कि डेटा और वॉइस सर्विस दोनों एक साथ आपको ना मिले LTE में, लेकिन जब VoLTE आया देन यू कैन गेट डेटा एंड वॉइस बोथ टुगेदर, आप कॉल भी कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो। तो केवल LTE में अगर होगा तो, अगर पुराने वाले वर्जन खास करके वहां पे आपका होता था कि डेटा अगर आप कॉल पे बात करो तो इंटरनेट आपका काम करना बंद कर देगा। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस, इसका जो बेसिक डिफरेंस था दैट वाज देयर, ठीक है। तो यही कहानी आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे खास करके HD क्वालिटी वॉइस कॉलिंग वगैरह आ गई VoLTE के आने के बाद। अब तो VoLTE मिलेगी, LTE जनरली आपको मिलेगी नहीं, नेटवर्क कवरेज थोड़ा बुरा होता है तो LTE दिखाने लगता है, नहीं, तो दैट्स द आइडिया। यहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। आपका आ गया 5G। अब जो आपकी स्पीड है 5G का मेन चीज याद रखना, एक तो इसकी स्पीड और दूसरी इसकी लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या? टाइम लैग, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लैग जो है वो काफी कम है, इसीलिए लोअर लेटेंसी, ये ध्यान रखना, 1 मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड और लेस, इससे भी कम की है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज का जो इंटरनेट रेवोल्यूशन है, जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, वो बिना 5G के नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 4G का स्पीड उतना सक्षम नहीं है ताकि आपको टेस्ला की जैसी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो चला सके। यू नीड वेरी फास्ट इंटरनेट उसके लिए। तो इसीलिए जो है आपका 5G का आज के डेट में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और 5G पे क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। ये जापान में 5G का भी है, 5G का, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया याद रखना आपका 5G में आपका लेटेंसी और इसकी स्पीड, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे जो चर्चा है 5G जो है आप सब समझ सकते हो, इसका मेजरली आपको पूछेगा कि इसका यूज आप कहाँ 5G का रेवोल्यूशन कैसे बढ़ेगा, 5G कैसे इंप्रूव करेगा आपके इकोनॉमिक सिस्टम को, आपके सोशल सिस्टम को। तो मेजर देखो इसके यूजेस अनलिमिटेड है 5G के। आज के डेट में जहां जहां इंटरनेट यूज हो रहा है उसको और आप फास्ट यूज करोगे
तो ये चीजें सर्विसेज आपकी बेहतर हो जाएगी। जैसे सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी की बात आ रही है, तो यू नीड वेरी फास्टर इंटरनेट ना, कि डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ भी करा तो रोबोट वहां पे इट कैन डू दैट थिंग वेरी फास्टर। अदरवाइज पता चला यहाँ पे टांका काट दिया और इंतजार कर रहे हैं अभी कि सर्विस जो है सिग्नल आएगा तो आगे कैसे देखेंगे क्या करने का। तो 5G क्या करेगा, बेहतर करेगा, ठीक है, टर्न होने लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपकी बेहतर हो जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो जाएगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो रहे हैं, ठीक है, और खास करके इतना सारा डेटा है आज के डेट में, मैनेजमेंट आपको जो गवर्नेंस भी चल रहा है तो डेटाबेस गवर्नेंस चल रहा है, हर जगह डेटा का यूज, तो बहुत सारा डेटा आप अपलोड और जो है क्या बोलते हैं उसको, अपलोड है डाउनलोड, उसी में पता चला टाइम ज्यादा लगने लगा तो हो गया काम। आप चले जाओ गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनके वेबसाइट जो है वो खुल ही रहे हैं तो खुल रहे हैं वो, ठीक है। इशू क्या होता है, एक तो उनका जो उन्होंने सर्वर ले रखा है वो सस्ता ले रखा होता है, और दूसरा जो है कि उनका इंटरनेट जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पूरी होती है कई बार, तो ये सारी चीजें यू कैन यूज दिस थिंग, और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है कई सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं आपको इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। पहला जो है 5G टेस्ट बेड, देखो कहीं पे भी नाम आ जाए ना टेस्ट बेड, ठीक है, या ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे या ब्लैक बॉक्स नहीं सैंड बॉक्स, ठीक है, सैंड बॉक्स एंड टेस्ट बेड, इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि इनको बनाया जाता है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। आप इसको बिना मार्केट में पूरी तरीके से उतारे, यू टेस्ट इट, ठीक है। अब मान लो किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेट्स सपोज फाइनेंस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे अब उसको डायरेक्ट मार्केट में उतारेगा, अगर कुछ इशू होगा तो फिर दिक्कतें होंगी, तो आप उसको क्या करते हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पहले आप उसको टेस्ट करते हो। तो इसीलिए इंडिया में आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो कि भाई 5G को आप बेहतर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ में, ठीक है। अदरवाइज भारत नेट की सर्विस आपको है कि भाई हर जगह पे इंटरनेट, हर गांवों को आपको हर पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का है, ठीक है। 5G हाई लेवल फोरम इन्होंने बनाया है, और दे आर लाइक लुकिंग फॉर कि कैसे इंडिया में 5G को हम इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फाइबराइजेशन, आज की डेट में जो आपका हर जगह पे इंटरनेट बिछाने का, वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो प्रोसेस चल रहा है, दैट इज अगेन देयर। तो इंडिया में भी आपकी बातें हो रही है कि इंटरनेट को कैसे इंप्रूव करा जाए। ये हालांकि इस पे सवाल अगर आएगा तो मेंस बेस्ड आएगा, प्रीलिम्स में इस पे सवाल नहीं आएगा, प्रीलिम्स में वो 5G के बेसिक फीचर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद में नाउ आपको दो तीन चीजें इसमें देखने की है कि 5G में क्या चीजें बेहतर हैं और क्या चीजें थोड़ा सा ये है। तो आप देखो कि 5G को जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। दिस इज नथिंग बट कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो किस रेंज में काम कर रही है, ठीक है। तो लो बैंड देखो कि 450 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज है, यहाँ पे 1 to 7 एंड अगेन यू गोइंग टू 24 to 52 गीगाहर्ट्ज में जा रहे हो। तो ये तो पहली चीज। अब क्या होगा, यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डेटा का पेनिट्रेशन कम होता है, मतलब इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसकी आपकी रीच जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ इस तरीके की सर्विसेज कहाँ पे यूज करें। जैसे लो बैंड में क्या होगा, कवरेज काफी अच्छा होगा, कवरेज यानी ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाओगे। हाँ जी बोलो फिर से, विलेज एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कवरेज आपका जितना लो बैंड होगा, जितना फ्रीक्वेंसी में पीछे आते जाओगे उसकी कवरेज इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन उसमें थ्रूपुट जो है वो कम होगा। थ्रूपुट का मतलब सिंपल सी बात है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है, बात समझ में आ रही है। तो आपका लो बैंड में कवरेज इंक्रीज होगा, डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर का जो रेट है वो कम हो जाएगा। मिड बैंड में गए, कवरेज थोड़ा सा कम हुआ, थ्रूपुट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। नाउ यू गोइंग टू हाई बैंड, कवरेज थोड़ा और कम हो गया, थ्रूपुट आपका मैक्सिमम मिल गया। तो हर किसी का अपना यूज है। जैसे आपको विलेज एरियाज हैं तो वहां पे आपको कवरेज ज्यादा देने का होता है, तो डोंट नीड क्या, उनको बहुत ज्यादा काम है नहीं, बेसिक काम करने हैं, तो यू यूज द लो बैंड। लेकिन कोई कंपनीज हैं, ठीक है, अब आईटी कंपनीज दे नीड वेरी फास्टर इंटरनेट, तो दे विल गो फॉर व्हाट, दे विल गो फॉर हाई बैंड। हाँ जी, क्या एफआर, अच्छा एफ फ्रीक्वेंसी वन, हाँ ये जनरली दोनों साथ में चल रहे हैं, इसको कैप्टिव में रखा गया, कैप्टिव 5G में रखा गया। हाँ 6G के साथ अभी मेजर इशू आज के डेट में यही चल रहा है कि 6G की आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है बट पेनिट्रेशन उसका बहुत लो है, बहुत कम है, ठीक है। तो दे आर लुकिंग फॉर इसको कैसे जो है अपने बेहतर कर सकते हैं। तो 5G 6G में ये इशू है बेसिकली, ठीक है। तो आप सिंपली ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, सिंपल सी बात है, पता है क्या, वो आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताओ फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेशन के बीच का क्या आइडिया है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो पेनिट्रेशन बढ़ता है या घटता है, साथ ही साथ थ्रूपुट बढ़ता है या घटता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है
थ्रूपुट बढ़ेगा आपका, यानी अमाउंट ऑफ डेटा जो है कितना फास्ट ट्रांसफर हो सकता है वो बढ़ेगा, लेकिन आपका जो पेनिट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, या कवरेज जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये एक सवाल है जो मुझे लगता है 5G पे पूछना हो, लेटेंसी वगैरह बहुत कॉमन हो चुका है, दे कैन आस्क दिस वन, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है, सिंपल इसको याद रखना। चलो इसके बाद एक बात आ रही है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग की, ठीक है। अब 5G नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है, आप क्या करो, नेटवर्क को डिवाइड कर दो, आपका जो पूरा स्पेक्ट्रम है, जो अभी आपने स्पेक्ट्रम देखा ना, ये आपका स्पेक्ट्रम था 450 मेगाहर्ट्ज, आप उठा के 52 गीगाहर्ट्ज तक जा रहे हो। आप क्या करो, अब इसमें लो बैंड की फ्रीक्वेंसी भी है, मिड बैंड भी है, हाई बैंड भी है, आप क्या करो, इन फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर दो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चीज के लिए जरूरत है, ठीक है। आप उसमें सर्विसेज फिक्स कर दो कि अगर किसी को हाई बैंड इंटरनेट हम उसी को प्रोवाइड करेंगे जिसका कुछ स्पेसिफिक काम है, जो सर्विसेज कर रहा है, या हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, तो आप उसके लिए यूज कराओ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जरूरत है तो हम उसको मिड बैंड में प्रोवाइड करा देंगे। नॉर्मल आपको इंटरनेट चलाना है तो यू विल गेट द सर्विसेज ऑफ लो बैंड। दिस इज द आइडिया ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग। आपके पास जो स्पेक्ट्रम है आपने उसको क्या करा है, अलग अलग कामों के लिए डिवाइड कर, ठीक है। आपके पास जो स्पेक्ट्रम है यहां से वहां तक की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आपने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी नीड्स है आप उस तरीके से फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो। जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चाहिए होगा तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा दे दिया जाएगा। देन यू नीड मशीन टू मशीन हो जाए, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो जाए, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, क्योंकि आपका इसे बेसिकली यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज हो रहा है, तो आप इसको बढ़ा दोगे। देन आपको कार्स के लिए, तो कार्स के लिए आपको क्या चाहिए, कार्स के लिए आपको बहुत फास्ट चाहिए इंटरनेट, वो सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स चल रही हैं, तो फॉर दैट यू नीड वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, अदरवाइज वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और बेहतर कर दोगे। उसी की तरीके से आपके क्रिटिकल चीजें हैं, जैसे मान लो कहीं पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, या कम्युनिकेशन है, जैसे फ्लाइट्स वगैरह को जो उनको इन्फॉर्मेशन देना है, तो दे नीड अगेन वेरी फास्ट इंटरनेट, तो उसको क्या कर देंगे, दे विल प्रोवाइड दिस थिंग। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्लाइसिंग। कहीं पे भी बात आ रही है नेटवर्क स्लाइसिंग की, तो नेटवर्क स्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि ब्रेड की स्लाइसेस बनाना, ठीक है। तो आपका जो स्पेक्ट्रम है, आपने स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन यूज, जहां पे फास्टर जरूरत है, बहुत तेज इंटरनेट की जरूरत है, उसको आप हायर फ्रीक्वेंसी में रखोगे, जिसको जहां पे कम स्पीड पे भी काम चल जाएगा उसको आप लोअर फ्रीक्वेंसी में एलोकेट करोगे, और ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होंगे। इट विल नॉट कि अगर आपको नॉर्मल भी ब्रॉडबैंड यूज करना और आप कहो कि नहीं मुझे चाहिए भाई हायर स्पीड में, तो यू नॉट गेट। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ उनकी उनकी ट्यूनिंग करते हैं एंटीनास की, कैसे करने का है उनको, ठीक है, इट कैन बी डन। नहीं हम नहीं कर रहे, हमारा फोन वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, हाँ, जो वहां से मिलेगा। हाँ जी, वीओ आई हैव टू, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आई थिंक आई हैव मिस्ड दिस, ठीक है। चलो ये आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें कुछ और है नहीं। अब इसमें जो है, नाउ कमिंग टू थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा काम है टू डेवलप द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो भी आपका 3G 4G 5G के लिए जो स्टैंडर्ड सेट होंगे वो करने का काम जो है, दिस इज डन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। अब ये आपका जीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है क्या। तो इनिशियल में इसको बनाया गया था 3G के लिए, अब इसको इसका स्कोप बढ़ा के 4G 5G, अब 6G आएगा तो फिर इट विल गो ऑन दिस। तो सिंपल सा याद रखना, दिस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे हैं, आपको इंटरनेट वाले बहुत सारे जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर आल्सो देयर, इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हमने देखा था ना स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करते हैं फॉर द कि आपका क्या होगा वाईफाई का स्टैंडर्ड्स और बाकी चीजें, तो ऑल ऑफ देम आर देयर। बेसिक इसका पर्पस जो है दैट इज द सेट द स्टैंडर्ड। तो बस इसका नाम याद रखना 3GPP है क्या, तो यहाँ पे भूलने का भी नहीं, आपको 3G से काम इनका स्टार्ट हुआ था और इसीलिए इसका 3G और PP लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, दिस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या, सिंपली
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर मोबाइल सिस्टम्स। अब जैसे वाईफाई है तो वाईफाई के कैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपका किस लेवल पे आप बोलोगे कि ये 5G का क्या स्पीड होना चाहिए, कितनी लेटेंसी होनी चाहिए, आप किसको बोलोगे कि ये 5G नेटवर्क है, तो वो सारे कुछ ना कुछ उसकी टेक्निकलिटी होगी, तो दे प्रोवाइड दिस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा इनका जो पर्पस होता है दैट इज द टू मेंटेन द इंटरऑपरेबिलिटी। अब अगर हर कोई अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी रेंज डिसाइड करेगा हर कंट्री, तो फिर आप यहां से जो फोन खरीदोगे इट विल नॉट वर्क इन चाइना, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन कुछ और रहेंगी, उनकी कुछ और रहेंगी, तो ये इश्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर दे ट्राई कि इंटरऑपरेबिलिटी सेम रहे, कि मैं यहाँ पे भी मोबाइल खरीदूं, मेरे जो 4G 5G के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हैं, दो आर सेम इन अदर कंट्रीज एज वेल, ताकि मैं अपना मोबाइल लेके जाऊं तो इट विल वर्क। प्रोडक्शन जो है आपका हर जगह हर कंट्री के स्पेसिफिक ना करना पड़े, ठीक है। तो ये इनका बेसिक आइडिया है। साथ ही साथ इनका वही है कि आप स्पेसिफिकेशन, रेडियो एक्सेस क्या है, कोर नेटवर्क और ये सब चीजें, तो सिंपल से याद रखना 3GPP नथिंग बट दे प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की क्या होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एक लाइन में इनका 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 जो रोल है वो इतना है। अब ये चर्चा में आ जाता है कभी कभी कि 6G को लेकर के क्या कर रहे हैं। कमिंग ऑन टू, हाँ जी, टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग अभी बहुत जगहों पे, कुछ इश्यूज है इनमें, बट 6G को लेकर के चर्चा चलते रहता है। तो अब 6G में क्या होगा, और फास्टर इंटरनेट होगी, आपकी लेटेंसी और कम हो जाएगी। तो बेसिक आइडिया यही, हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड्स, लोअर लेटेंसी होगा। यहाँ पे आपकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग जो आपने देखा, ठीक है। और बहुत सारे जैसे क्वांटम तो अलग ही हो गया, लेकिन आपको बहुत हेवी एप्लीकेशंस भी हैं जो दे कैन वर्क वेरी फास्टर। ये बेसिक आइडिया 6G का। तो 6G में और कुछ खास नहीं, ओनली थिंग इज कि आपका कम्युनिकेशन का स्पीड जो है वो और काफी इंप्रूव हो जाएगा। अब मूवी डाउनलोड करी, जस्ट क्लिक करा और काम खत्म, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्पीड, कुछ इससे भी ज्यादा स्पीड जो है, यू विल गेट दिस आइडिया। इसीलिए भारत ने भी अपना लॉन्च कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द भारत 6G अलायंस। क्योंकि भाई देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पहले से तैयार नहीं रहोगे तो जब लॉन्च होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा। सो आप भी क्या करते रहो, अपनी तैयारी लेके चलो। सो बेसिक आइडिया है भारत 6G अलायंस। अगेन यहाँ पे है कौन कौन से, तो पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि केवल और केवल गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, देयर प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कीजिए, एकेडमिया को आप इंक्लूड कीजिए, गवर्नेंस को, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स उनको इंक्लूड कीजिए। तो इस तरीके से यू विल बस भारत 6G अलायंस को याद रखना। फिर एज कंप्यूटिंग, हाँ, एज इंटेलिजेंस। देखो, एज मतलब आ रहा है ना, एज का मतलब ही कोना होता है ना, साइड होता है कहीं पे कोना। तो आपका एज कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब था कि यहाँ पे आपका एक सेंट्रलाइज सर्वर है, मुझे एक्सेस करना है, आई विल एक्सेस फ्रॉम माय, आई एम एक्सेसिंग फ्रॉम मोबाइल। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे पूरा का पूरा जो इसके साथ आप कह सकते हो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू वर्क विद दिस सर्वर, ठीक। अब ये हो सकता है ये सर्वर कहीं पे कैलिफोर्निया में रखा हुआ या सिलिकॉन वैली में रखा हुआ, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन यहाँ पे जब जाएगा तभी जाके अपडेट होगा, जो भी चीजें चेंज होनी है। बट इससे स्पीड और टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, साथ ही साथ आपकी वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो बीच में जो है उसको हैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो नाउ व्हाट आर दे आर डूइंग कि अब यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कि अलग अलग शहरों से कनेक्शन है, तो ऐसा ना हो कि हर जगह से मुझे डायरेक्टली इसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़े। आई विल पुट a small server here as well, मैं एक छोटा सा सर्वर यहां भी लगा दूंगा, और ये क्या करेगा, ये इस एरिया में होने वाले सारे कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा, डायरेक्टली इसे हैंडल नहीं करेंगे, दिस सर्वर विल हैंडल, ठीक है। और इसमें जो चेंजेस हो जाएंगे, जो कम्युनिकेशन होने के बाद जो फाइनल चेंज करना है, ये फाइनल चेंज ओनली विल गो थ्रू हियर, ठीक है। यानी बेसिक ऑपरेशंस करने का जो है ये काम यही कर रहे हैं। जैसे अब सिंपल सा समझो कि मान लो मैं फोटो एडिट कर रहा हूं, ठीक है। अब फोटो एडिट कर रहा हूं और अगर गूगल ने अपना सर्वर रख, लेट्स सपोज कोई गूगल का एप्लीकेशन है, तो अब अगर गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में कोई सर्वर रखा है, तो मैं जो भी चीजें चेंज कर रहा हूं अपने फोटो में, फोटोशॉपी कर रहा हूं, एडिटिंग कर रहा हूं, तो हर चेंज क्या होगा, आपके मोबाइल से उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा यहां तक, एंड इट इज अननेसेसरी ना, इतना आप क्यों कर रहे हो। तो आपने क्या करा, एक लोकलाइज सर्वर दे दिया गूगल ने आपके, गूगल ने कहा कि ऐसा करो, मैं एक सर्वर जो है आपके दिल्ली में लगा देता हूँ, आप जो है आप जो भी चेंजेस कर रहे हो आप पहले इसमें करते रहो, और फाइनल जो आपको सेव करना है दैट फाइनल विल बी सेव्ड। ये जो टेक्निक होती है कि जहां पे आप क्या करते हो, जो सर्वर्स हो गए या आपका जो भी डेटाबेस हो गया, आप उसको कहीं पे एक लोकलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हो, दैट इज द आइडिया ऑफ एज। कहीं पे भी अगर वो एज इंटेलिजेंस भी है तो उसका मतलब यही है। एज इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि अब मान लो मैंने चैट जीपीटी को मैंने कोई प्रॉम्प्ट दिया,
नाउ इट नीड टू गो टू जो इसका ओपन एआई का मेन सर्वर है, ये जाके वहां से खोज के ले आएगा कि भाई बताओ मुझे क्या करने का है। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे आपके वैसे ही मॉडल्स उन्होंने यहाँ पे आपको दे दिए, तो आपका स्पीड जो है वो बढ़ गया। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ एज। ठीक है, हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग होता, क्लाउड कंप्यूटिंग यही तो है जो ये बेसिक आइडिया होता है, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आपका स्टोरेज कहीं और पे है, आपके सर्वर्स कहीं और पे, आपके एप्लीकेशंस कहीं और पे, तो दैट इज द सेंट्रलाइज फॉर्म में अगर है तो दैट इज द क्लाउड। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दिया देन इट्स बिकम एज। अब एज में भी बहुत सारे तरीके हैं, बट सिंपली एज। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे कंप्यूटर्स की बात हो गई, जनरेशन की बात हो गई, नाउ डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। ये कुछ नहीं है, दिस इज द बेसिक आइडिया है कि भारत में हम खुद का क्या करें, माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाएं। तो माइक्रो प्रोसेसर समझ रहे हो क्या, माइक्रो प्रोसेसर्स तो चिप्स हैं ये बेसिकली, जो आपके कहता है ना कि जो कंप्यूटर का आपका ब्रेन है, मेन जो प्रोसेसिंग करता है, दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो हम अभी उतने बड़े, उतने जो कंप्यूटर वाले तो नहीं, बट बेसिक माइक्रो प्रोसेसर हम बना ही सकते हैं, जो कार में यूज होता है। ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे डिवाइसेज में यूज होते हैं। तो हम अभी तक वो क्या कर रहे थे, वो माइक्रो प्रोसेसर्स को भी हम खरीद के लेके आ रहे थे। तो इंडिया में ये आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ताकि इंडिया में धीरे धीरे जो माइक्रो प्रोसेसर का इकोसिस्टम है, ताकि हमारी डिपेंडेंस दूसरे पे कम हो, हम इंडिया में ही अपनी जरूरत के हिसाब से चिप्स को डिजाइन भी कर सकें और उसको प्रोड्यूस भी कर सकें। नहीं, अभी हम AI चिप्स खुद को नहीं बना रहे, खुद से नहीं बना, हम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे पास अभी प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है अवेलेबल। किसी यूनिवर्सिटी ने डिजाइन दिया होगा, उन्होंने। ओके, तो हो सकता है बाइट भी ये कोई न्यूज आया होगा कि उन्होंने बनाया, लेवल टेस्ट एंड दैट विल कम। ठीक है, तो आप देख लेना अगर वैसा कोई छोटा छोटा न्यूज होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो इनका बेसिक पर्पस है ना, ये इनका ये है कि इंडिया में इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए ताकि हम माइक्रो प्रोसेसर को खुद से बना सके। बेसिक पर्पस है कि आप माइक्रो प्रोसेसर की जो डिजाइन है वो आप करो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप आप लेके आओ स्टार्टअप्स के बीच में, एकेडमिया के बीच में, मल्टीनेशनल के बीच में। तो अगर कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में किसी ने डिजाइन करा, नाउ यू नीड टू कनेक्ट देम विद द मल्टीनेशनल या स्टार्टअप्स के साथ आप कनेक्ट करो ताकि वो क्या करे, उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इसका जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो आइडिया है, दैट इज सिंपली दिस वन, कि वो क्या करे, इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर बनाने की जो आपका इकोसिस्टम है आप उसको बनाओ। तो आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, तो सेमीकंडक्टर्स का दो पार्ट हो गए, एक तो उसका प्रोडक्शन का पार्ट हो गया और दूसरा जो है उसके डिजाइन का पार्ट हो गया, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिजाइन। तो यहाँ पे जो बेसिक इसका पर्पस है कि आप डिजाइन की तरफ फोकस करो। ठीक है, ऐसा ना हो आपको डिजाइन जो है वो बाहर से खरीदना पड़े, तो डिजाइन को भी हम कैसे इंडिया में डेवलप करें, दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर में चले, देखो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, निकल जाएंगे दिमाग से। ठीक है, ठीक है, ये है क्या, सिंपल सा, दिस इज नथिंग, एक तरीके से कह सकते हो किताब है ये। उस वेबसाइट पे जाइए, आप अपने डिजाइन पढ़िए, कैसे बनाते हैं माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, कैसे बनाते हैं। यू ऑल्सो ट्राई टू मेक सम, आपने कोई डिजाइन बनाया, यू आर ट्राइंग टू टेस्ट इट वर्चुअली कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। वो सारी सर्विसेज जो है इन्होंने अवेलेबल कराई है। सो दिस इज नथिंग बट एन ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब ही है, कहीं पे भी अगर कंप्यूटर की भाषा में ओपन सोर्स आ जाए, सिंपल सी बात याद रखना, ओपन सोर्स का मतलब है ये इजीली अवेलेबल है सबको, यू कैन गेट दैट थिंग, आप उसमें अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत सारी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बहुत सारे टेक्निकलिटीज और ये सारी चीजें गिवन है। नाउ आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, यू कैन गेट दैट डिजाइन एंड यू कैन डू दैट चेंजेस। ठीक है, हाँ जी, क्लोज सोर्स नहीं मिलेगा आपको, क्लोज सोर्स में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, you won't get, neither you will get the access, neither you can change, nor you can change। जैसे अब एप्पल का iOS है, तो उसमें कोई कुछ चेंज नहीं ला सकता एक्सेप्ट एप्पल। अब जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में देखो आजकल हर कोई ऐप बना रहा है, अपने हिसाब से आप बना रहे हो, हर कोई अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दे रहा है, तो दैट इज द ओपन सोर्स। ठीक है, वही क्लोज सोर्स हो जाएगा तो फिर आप उसको छेड़छाड़ नहीं करें, उसमें जो भी चेंज होगा वो केवल और केवल एप्पल कंपनी करेगी। ओपन सोर्स और तरीके एग्जांपल लो, इंडिया ने जो कोविड के लिए बनाया था कोविन पोर्टल, तो हमने ओपन सोर्स बनाया, हमने सबको दे दिया, भाई अपने हिसाब से कस्टमाइज करो इसको।
सेम विद दिस माइक्रो प्रोसेसर, आपको डिजाइन अवेलेबल है, आपको सब कुछ उसका डेटा अवेलेबल है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको दे दिया गया, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो करके देखो। ठीक है, तो इनोवेशन यहां पे भी होता है। इनोवेशन यहां पे भी कैसे होगा, नाउ थिंक कि आपका एंड्रॉइड आया था तो पहले बेसिक वर्जन आया था, बट टाइम के साथ क्या होता गया, वो इवॉल्व होता गया ना, कैसे लोगों ने उसमें क्या करते गए, उसमें दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, अपने अपने तरीके से कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, नाउ दे कैन डू दिस थिंग। यही बेसिक आइडिया है, और इसीलिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम क्या कर सके, अब छोटे कम से कम स्टार्टिंग में छोटे छोटे तो चीजें बनाए, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर तो बनाए, घड़ी आ गई, वेरिएबल अप्लायंसेस, ठीक है, यू कैन यूज स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपको जिस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर बनाने की है, बहुत सारे डिजाइन हैं, आप उसको लीजिए, आप उसको कस्टमाइज करिए एंड ट्राइंग टू इंप्रूव इट। यू डोंट हैव टू रिलाई कि भाई साउथ कोरिया कोई चिप डिजाइन करेगा तो हम लेंगे, ठीक है, तो आप बेसिक पर्पसेस करिए, RISC-V माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया के अंदर में इसको चालू किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर में कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिए, जैसे शक्ति प्रोसेसर प्रोग्राम एट IIT मद्रास, या इसके अलावा वेगा सीरीज के एक प्रोसेसर इन्होंने बनाए हैं, ये वेगा सीरीज याद रख लेना, ठीक है। एक सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दे हैव डेवलप्ड बाय द सीडेक अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये वेगा सीरीज क्या है, रिसेंटली आपसे न्यूज में पूछ लोगा। देखो ऑब्वियसली कॉलेजेस वगैरह ने बनाए हैं, बट उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि वो बहुत सारे बनते रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसको सीडेक ने बनाया, देन आई हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि सीडेक ने बनाया, ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज अ वेगा सीरीज कंप्लीटली, तो इसीलिए आप सिंपली याद रखना कि वेगा सीरीज है क्या, रिसेंटली वेगा सीरीज है तो किसने बनाई और क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है एक जो आपको सीडेक ने डेवलप करी है, ठीक है। अभी जो है परम रुद्रा को लेकर के काफी चर्चा रही, फिर आया था ना न्यूज में, अभी आपको कोलकाता में उन्होंने एस्टैब्लिश करा फिर से, तो अब ये सब छोटे छोटे न्यूज आते रहते हैं, इसको देखते रहना, ठीक है। मोदी जी ने करा था ना अभी, तो चलो, देन वी विल कम ऑन टू नेट न्यूट्रलिटी। ये आपका मेंस बेस्ड, कंप्लीटली मेंस बेस्ड टॉपिक है, वो छोटे छोटे टॉपिक करता हूं, बोलो। अच्छा, तो नेट न्यूट्रलिटी क्या है, सिंपल सा ऐसे समझो, आप जो इंटरनेट आज के डेट में यूज करते हो उसमें क्या होता है, आप जो भी साइट खोलो वो इक्वली खोलता है। अब ऐसा हो कल के डेट में कि अमेजन जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ज्यादा पैसे दे, और वो ये कह दे कि भाई देखो अगर कोई अमेजन का साइट खोलेगा तो उसको काफी फास्ट ओपन कराना, अगर फ्लिपकार्ट खोलता है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे चलने देना। बात समझ में आ रही है? अगर ये कंडीशन आ गई जहां पे आप पैसे देके और किसी और तरीके से भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसा कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं या कौन सी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, आपकी स्पीड क्या हो जाए, बदल जाए। तो ये जब होता है तब हम बोलते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी नहीं है इस कंट्री में, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी यानी कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट है आपका, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एनी सर्विस, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सर्विस हो, उसके प्रति वो न्यूट्रल है, वो सबको बराबर रास्ते से जाने देगा, ठीक है। अब आपका सर्वर कमजोर है वो अलग बात है, बट ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग, वो अपने तरीके से कोई आपका रिस्ट्रिक्शन उसके तरफ से नहीं है, ही जस्ट अलाउइंग एवरीवन टू पास थ्रू द सेम। ये कॉन्सेप्ट है आपका नेट न्यूट्रलिटी का, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस, बेसिक डेफिनेशन मैंने डाल दिया है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दैट द ISP, इसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप ब्रॉडबैंड लगाते हो तो भी आपका ISP होगा, आप मोबाइल नेटवर्क यूज करते हो तो जियो आपका ISP हो गया, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड ट्रीट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक इक्वली, बेसिक आइडिया यही, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ठीक है। तो यहाँ पे नेट के मामले में लीगल पर्सन नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करोगे, समानता का अधिकार देकर के रखोगे, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग और चार्जिंग डिफरेंटली। सिंपली आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अदरवाइज जियो इंटरनेट दे रहा है, बोले यार जियो सिनेमा चलाओगे तो फास्ट स्पीड, ठीक है, हॉटस्टार चलाओगे तो नहीं देंगे। तो जस्ट इमेजिन करो क्या होगा। अच्छा, BSNL दोगे तो फिर आप तो वो BSNL कर पाएगा, वो BSNL कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी तरीके से किसी तरीके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यू वांट टू डू, दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ नेट, ठीक है। सो रिगार्डलेस ऑफ द डिवाइस, एप्लीकेशन और कंटेंट कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसको लेकर के कई लोगों का अच्छा, इसके पक्ष में भी लोग बोलते हैं, इसके विपक्ष में भी बोलते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी बननी रहनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अगर हम एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं तो क्यों नहीं हमें एक्स्ट्रा एक्सेस मिले। ठीक है, तो इस पे ये एक ऐसा एरिया है जिसपे आपको जो है बहस चलते रहती है, और इस पे लेके मेंस में क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे आईटी कंप्यूटर्स, तो इसको भी मैंने सोचा कि करा लूं। तो प्रिंसिपल बेसिक आपका वही है, आर्टिकल 14 याद रखना, वही है नेट न्यूट्रलिटी, दैट्स ऑल। भारत में क्या है, भारत में देखो ट्राई ने फ्रेमवर्क आपको करा है, भारत ने ये कहा कि आपका ट्राई है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बेसिकली आई होप कि आपको ये पता हो, ठीक है। सो ट्राई जो है, ट्राई ने ये पेपर रिलीज करा कि भारत में हर किसी भी कंडीशन में आपकी नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, दैट्स द ओनली थिंग। यानी किसी भी कंडीशन में कोई भी डेटा सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर करते हैं, दे विल नॉट यूज द डिफरेंशियल रेट्स। तो बेसिक इन्होंने ट्राई ने ये करा है कि हमारे इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ये 2016 में ही आ गया था और ये आज भी यही लागू है, ठीक है। तो इंडिया में इंटरनेट न्यूट्रल है, बाकी अलग अलग कंट्रीज में वो चेंज करते रहते हैं, वो रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। इंडिया में ये याद रखना। अब यहां से अगर कोई सवाल पूछेगा तो ये नेट न्यूट्रलिटी वगैरह तो हो गया, भारत में क्या है, मेन है कि यहाँ पे डिबेट क्या है, क्यों कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट जो है न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के क्या फायदे हैं और नहीं होने के क्या फायदे हैं। ओके, हर पर्सन की एक स्पेसिफिक नीड भी होती है, जैसे कि कुछ अगर आपको जैसे कोई क्लास करनी है, आपका नीड उस ऐप पे जाता है, अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे नीड वाइज आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा इंटरनेट चाहिए, ये उसके लिए पॉजिटिव है कि एक जगह जहाँ पे आपको जरूरत है वो ज्यादा स्पीड में चल रहा है, रेदर देन कि जहाँ आपको जरूरत नहीं है तो स्लो भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, ठीक है। तो दोनों पक्ष के स्टेटमेंट इसी तरीके से, ठीक है। दोनों पक्षों का देखो, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही गलत नहीं है, यहाँ पे ओनली थिंग कि लोग अपना अपना पक्ष ले रहे हैं, कि कुछ लोगों का मानना है सही है, कुछ लोगों का मानना है ये गलत है, बेसिक आइडिया यही है। अब इसको बात इतनी सी है, बट इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स इन फेवर क्या है नेट न्यूट्रलिटी के, बेसिक आइडिया जो है, पहली चीज कि आपको इंश्योर इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब मान लो अडानी जी का नेट है, ठीक है, और हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट पब्लिश किया, अडानी जी बोलेगी ये जिस साइट पे आएगा मैं उस साइट को प्रोवाइड ही नहीं करने दूंगा, उसका इंटरनेट जाने ही नहीं दूंगा, नाउ क्या हो जाएगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस जो है वो आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यह है कि आपको सभी साइट्स के लिए इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और लोगों की जो हम बात करते हैं ना चॉइस, दिस चॉइस शुड बी डिसाइडेड बाय पीपल, और उस चॉइस को कंपनीज ना छेड़छाड़ करें, लोगों को सभी चीजें लेने के हिसाब से अपने अपने हिसाब से उनको क्या हो, अधिकार हो। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। साथ ही साथ ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उनको वो जैसे ही यूट्यूब पे खोलो तो वो स्लो चले, नहीं वो तो दूसरी कहानी है, वो तो चलो इंटरनेट बंद हो गया, वो तो पूरी इंटरनेट ही बंद हो गई ना। हाँ, वो इंटरनेट, दैट्स द इंटरनेट शट डाउन, वो पूरी तरीके से दूसरा हो गया। हाँ जी, वो पूरा, हाँ, कंटेंट स्ट्राइक डाउन, यहाँ पे कहने का मतलब है ना, अब सिंपल सी बात है ना, आप सोचो, जस्ट इमेजिन, अब मुझे शॉपिंग करनी है, अमेजन में खोल रहा हूं तो काफी फास्ट चल रहा है, फ्लिपकार्ट खोलो तो स्लो चल रहा है, आप क्या करोगे, अमेजन पे लेके चले जाओगे। तो बेसिक आइडिया इनका यही है, नेटफ्लिक्स चलाऊं तो खूब अच्छा चले और प्राइम वीडियो चलाऊं तो ना चले, ये बेसिक आइडिया नेट न्यूट्रलिटी का। कंटेंट किस तरीके का देख रहे हो, वेबसाइट किस तरीके का है आपका, उस हिसाब से आपके इंटरनेट की स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। अलग अलग, जैसे एक तो आपका आईटी एक्ट के थ्रू भी दे दू, टेलीग्राफ एक्ट भी है उसके अंदर भी दे कैन डू, ठीक है। और यहाँ पे प्रिवेंट्स आईएसपी फ्रॉम अनफेयरली प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन कंटेंट, इसके अंदर में क्या होगा कि इससे बहुत सारी एक चीज हो जाएगी कि अननेसेसरी किसी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और अननेसेसरी किसी को ज्यादा इशू आ जाएंगे, साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे रिलायंस इंटरटेनमेंट भी है, रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस का जियो सिनेमा भी है, तो पता चला हर जगह रिलायंस ही रिलायंस है, ठीक है। अब सामान भी खरीदना है तुमको, ऑनलाइन भी खरीदे तो रिलायंस से खरीदो,
तो ये समस्या आ सकती है, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती है, खास करके क्योंकि आज के डेट में जो इंटरनेट का कंट्रोल है ये कुछ कुछ हाथों में ही है। ये इंटरनेट जो आपको बिग 4 बिग 5 कंपनीज कहते हो उनके पास ही पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो अगर आपको इस तरीके से आपने कर दिया कि आईएसपी नेट न्यूट्रल नहीं रहा, देन व्हाट विल हैपन कि उनका कंट्रोल और पूरी तरीके से बढ़ जाए। ऑलरेडी ना गूगल जो है आपको ऐप कुछ इंस्टॉल करके भेजते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्शन उसने पहले ही लगा दिया कि आपको यूज करोगे तो क्रोम ही जनरली यूज करोगे, आप कोई और वेब ब्राउजर को नहीं यूज कर रहे हो। साथ ही आप उसमें आपका कम से कम ये तो है कि क्रोम आप खोलते हो, आप कोई भी साइट एक्सेस करना चाहते हो कर लेते हो, उसमें अनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप नेट न्यूट्रल नहीं रहा तो फिर उसमें भी अनइक्वालिटी आने लगेगी, आपके साइट्स भी आप कौन से एक्सेस करोगे इट विल आल्सो बी डिसाइडेड। हाँ जी, ऑब्वियसली है। तो ये एक समस्या आएगी ना, नेट न्यूट्रलिटी से आपकी रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी लोगों की क्या है वो मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को आप डिस्करेज करोगे। कैसे? अब हो सकता है जियो कहेगा कि मैं और अच्छा सर्विस लगाऊंगा और अच्छा आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज दूंगा, मेरा कंटेंट फास्ट लोगों को चलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करूंगा। कोई कंपनीज के कोई नई कंपनी कहेगी कि मेरे वेबसाइट को प्रमोट करो, फास्ट चलाओ, आई विल गिव यू समथिंग, ठीक है। या मैं आपके इस एरिया में, मुझे मेरा मान लो टारगेट एरिया पटना है, मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका नेटवर्क वगैरह मैं सब कुछ देख लूंगा, मेरा स्पीड अप फास्ट करो, मेरा जैसे ही साइट खोलो इट शुड गो वेरी फास्ट। तो ये बेसिक आइडिया कि अगर आप नेट न्यूट्रलिटी को नहीं रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि भाई अगर लोगों को चुनने का अधिकार है तो चुनने का अधिकार तो आईएसपी को भी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। दे कैन आल्सो प्रायोरिटाइज कि किस कंटेंट को वो देना चाहते हैं, किस कंटेंट को नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली देखो, अगेन आई एम सेइंग ना, आर्गुमेंट है ये, एक ही आर्गुमेंट को दो तरीके से पेश कर दिया ना कि लोगों को की चॉइस का अधिकार है कि भाई वो क्या देखना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आईएसपी को भी चॉइस का अधिकार है, वो किसका कंटेंट देना चाहते हैं किसका नहीं देना चाहते। यानी मेरी दुकान है, मैं क्या बेचूंगा इसकी आजादी तो मुझे होनी चाहिए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या देना चाहते हैं इसकी आजादी उनको होनी चाहिए। वही बात नहीं नहीं ऐसे ठीक है, आई अंडरस्टैंड आर्गुमेंट, बट वही कहानी है कि आप किस ब्रांड का सामान बेचना चाहते हो वो मैं प्रेफर करूंगा, दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। और यहां से बात आई कि आप क्या होगा, हो सकता है आईएसपी एक टाइम के बाद स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो तो आपको थोड़ा फास्टर एक्सेस मिले। इट कैन हैपन ना, अगर आप जरूरत के हिसाब से। एक है कि नीड बेस्ड, जो इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट, यही झमेला है यहाँ पे। इक्वालिटी का मतलब क्या कि सबको बराबर, इक्विटी क्या कहती है कि नीड बेस्ड, जिसको जितनी जरूरत उसको उतना देने का है। दैट्स द आइडिया। यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी में वही आर्गुमेंट है कि हमको इक्विटी देना है। हो सकता है ना गेमिंग चल रहा है, थोड़ा स्लो भी चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कौन चल रहा है स्लो भी चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये आइडिया है और इसीलिए दे आर अगेन यहाँ पे न्यूट्रलिटी को लेकर के यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, झमेला होगा। एंड डेफिनेटली दे से दैट कंज्यूमर्स के लिए आपके कॉस्ट बढ़ सकते हैं। विजन है ऑब्वियसली, आप कैसे किस तरीके की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो तो उस हिसाब से यू विल गेट द, आपको उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो बेसिक आर्गुमेंट ना इसमें यही आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। बेसिक आर्गुमेंट नेट न्यूट्रलिटी में क्या है, एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लेकर के कि कंटेंट का रेगुलेशन जो है एक और लेवल पे होने लगेगा। दूसरा है इक्विटी एंड इक्वालिटी के बेसिस पे। तीसरा है कि मोनोपोलीज स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। यही तीन मेजर आर्गुमेंट हैं जो नेट न्यूट्रलिटी को लोग पक्ष में भी देते हैं और विपक्ष में भी देते हैं। अब जैसे मोनोपोली, तो लोग कहते हैं कि भाई ऑलरेडी गूगल और इन लोगों का तो है, तो थोड़ा रिलायंस भी बना ले तो क्या दिक्कत है आपको, गूगल की मोनोपोली है, रिलायंस को भी बनाने दो, आपका भी एक अच्छा, आपके पास एक बिजनेस हब आपका खड़ा होगा, एक ऐसा बिजनेस हाउस खड़ा होगा जो गूगल को हो सकता है टक्कर दे, तो इसमें दिक्कत क्या है। बात समझ में आ रही है। तो आर्गुमेंट यहाँ पे यही है, और इसमें क्या सही है क्या गलत है, ऐसा कुछ सही गलत होता नहीं, ठीक है। इंडिया में नेट न्यूट्रल है, यहाँ पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे चाइना, उन्होंने तो सब कुछ अपना ही बना लिया। चाइना एंड साउथ कोरिया, ये दो ऐसे कंट्री है। हाँ जी, चाइना अपने अपने है ही तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ एक ये टर्म अगेन फिर से, गेट कीपर्स, ये टर्म काफी यूज हो रहा है।
इंटरनेट में जब बात आती है तो गेट कीपर्स नाम का टर्म यूज होता है। ये गेट कीपर्स कौन है? ये वो बड़ी कंपनी है जिनका काफी बड़ा कह सकते हो आपका रोल है इन पूरे के पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम्स में। ठीक है, सो दीज आर लार्ज पावरफुल टेक कंपनीज, इतने बड़े हैं कि ये इंटरनेट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ना केवल इंटरनेट को, इवन आप डिजिटल सर्विसेज जितने भी कहो, ये आपको क्या कर सकते हैं, दे कैन कंट्रोल द एक्सेस टू की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज और मार्केट प्लेस मेजरली। ठीक है, हाँ, तो ये खरीद ये क्या करते हैं, छोटे कंपनीज को बढ़ने ही नहीं देते। जैसे इनको लगेगा कुछ बड़ा हो रहा है, काम करो, इसको या तो खरीद लो या तो इसको कुछ ऐसा करो कि ये फंस जाए। कंपटीशन दे विल पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एफएमजी कंपनी इनको कहते हैं, फांग। ठीक है, FAAMG ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं इनको कहा जाता है दीज आर नोन एज द गेट कीपर्स, कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मोनोपोलीज अपने स्टैब्लिश कर रहे हैं। वो कंपटीशन को होने नहीं दे रहे हैं, और कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा। ठीक है, दे विल रिस्ट्रिक्ट ना। हाँ जी, और हर जगह आ रही है ये केस ना, ये ऐसा इशू है कि हर जगह। आप जैसे देखो, लेट सपोज मैंने कोई ऐप बनाया, ठीक है, अब वो ऐप हो सकता है कि गूगल का कोई ऑलरेडी बिल्ट इन ऐप है उससे बेहतर हो या उसको टक्कर दे सकता। अब गूगल क्या करेगा कि प्ले स्टोर पे मेरे ऐप पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। ठीक है, गूगल एक तो कह रहा है कि भाई हम ओपन है, हम कोई भी अपना ऐप अपलोड कर सकता है कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करके, बट गूगल को जैसे ही लगेगा कि अब यूट्यूब जैसा कोई ऐप मैंने बना दिया, यूट्यूब से बेहतर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है गूगल इतना इजी से मुझे अपलोड करने देगा? हाँ जी, तो दैट्स द आइडिया, यही आइडिया है इनका गेटकीपर्स, और ये इतने बड़े कॉर्पोरेशन है। हाँ हाँ, अगर एआई के वर्ल्ड में कोई पहला आया तो वो चैट जीपीटी का, उसके बाद आए, लेकिन वो जितना अभी उसके पास वो एडवांटेज है। इवन मेटा के साथ भी, और चाहे माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उनका फर्स्ट मोवर एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल है। आई एम नॉट, ये ऑब्वियसली इनके साथ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, बट अब क्योंकि इनका इकोसिस्टम पे पकड़ इतना बेहतर हो चुका है कि नाउ अगर कोई नया उसी फील्ड में इनको कंपटीशन जस्ट देना चाहे, देन इट्स नॉट इजी। अब ये अननेसेसरी, अब क्या करते हैं, पेमेंट, इवन पेमेंट सिस्टम को भी ये डिसाइड करते हैं कि आपको पेमेंट किसके थ्रू लेने का है, ये कैसे जाए। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स आपसे पेमेंट ले रही है, अब ये क्या करेंगे, गूगल विल से कि आप अगर पेमेंट भी करोगे तो आप वीजा कार्ड से या किस गेटवे के थ्रू नहीं कर सकते, यू ऑल्सो हैव टू चूज। तो ये क्या, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो गेट कीपर्स का मतलब ये है ना, दे आर डिसाइडिंग कि इस गेट के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इंटरनेट के क्षेत्र में क्या काम होंगे, किसका लोगों को एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय दिस व्हाट, दिस बिग कंपनी। और इसीलिए इनको कहा जाता है गेट कीपर्स। ठीक, और ये टर्म को लेकर के हमेशा झगड़ा रहता है। आप देखोगे यूएस में लगातार कभी कभार केसेस चलते रहते हैं, भारत में भी चलते रहता है। ठीक है, लेकिन वहां से वो केसेस को अपने को ध्यान नहीं रखना, अपने को ये इनका बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, वो अपने को समझ के रखना है। ठीक है, अब वो पार्टिकुलर केसेस में हो सकता है अलग अलग तरीके से चलेगा। सो दिस कंपनीज ऑफन एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज। ऑब्वियसली प्ले स्टोर का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, सो बिटवीन यूजर्स, बिजनेसेस एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली गार्डिंग द गेट। सिंपल सी बात है। अब आपका जैसे मान लो, लेट्स से ना कि एक बीच में कौन सा ऐप आया था, आई थिंक उसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था, वही पेमेंट सिस्टम वाले को। हाँ जी, नहीं पेमेंट सिस्टम वाला, उसको उसी के समय ये इशू। नहीं, टिकटॉक तो अलग ही चीज है, टिकटॉक का झमेला अलग है। कहा, वो डेटा चोरी के लिए था उसका, ना कि गेट कीपर्स वाला झमेला नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अभी 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 यूएस में भी अभी इनको फाइन लगा है गूगल को। ठीक है, इंडिया में भी कुछ दिन पहले इनको फाइन लगा था। सो ये लगते रहता है इन पे कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द मोनोपोली। हाँ जी, टाइम टू टाइम लगेगा आपको, आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो हर 1.5-2 महीने में एक बार आपको लगेगा कि गूगल पे इतने का फाइन लग गया है। वो इसी की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से करेंगे वही ना। देखो चोर क्या करता है पता है, चोरी करेगा, उसको पता है पकड़ाऊंगा तो एक बार का जाएगा और क्या, फिर बचूंगा। तो यही यहाँ पे भी यही है, ये थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल, किसको गेट कीपर्स कह सकते हो, मार्केट पावर बहुत बड़ा है गूगल और इन कंपनीज का। आप देखोगे तो भाई इनका जो पूरा पैसा है, इनकम है, वो कई देशों की इनकम से ज्यादा है, लाइक जीडीपी। पेटीएम, वो तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन उनको जैसे वो केवाईसी वगैरह जो है ना, वो बेहतर तरीके से नहीं कर रहा।
हाँ, तो छूट जो है उन्होंने काफी ज्यादा दे रखी थी, वो फ्रॉड का इशू था वहां पे। वही वही था, नहीं वहां पे मेन इशू यही था आपके पैसे का, कि भाई आप जो पैसा आ रहा है जा रहा है आप उसको देख नहीं रहे हो, और वो हो सकता है वो यूज हो गलत कामों के लिए, वो हवाला ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो, तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करोगे? डू यू नो योर कस्टमर? तो ये आपको बैंकिंग एक्ट के अंदर में फंसे थे, ना कि यहाँ से। वही 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 पेटीएम का मेन फंसने का कारण वो था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेन क्या है, इनका इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप सारे कंपनीज को देखो, मार्केट साइज इनका इतना बड़ा है, डेटा पे बहुत ज्यादा, गूगल के पास सोचो कितना डेटा होगा उसके पास में, हर एक्टिविटी गूगल आपका जानता है कि भाई महीने में आप कहाँ जाते हो, कहाँ से घूम के आ रहे हो, एवरीथिंग नोज। हाँ जी, हाँ हम ही देते हैं, हमें हमें पता कहाँ होता है, हम कितने, हम में से कितने लोग पढ़ते हैं यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट जो होता है, नो वन नोज। ठीक है, लाइसेंस अब अभी मैं देखो कौन सा मैप का मैं देख रहा था, आई थिंक आई वाज डाउनलोडिंग एन ऐप, और ऐप में मैंने क्या देखा, वो ऐप का सिंपल सा रीडिंग या राइटिंग नोट वगैरह लेने का काम था, उसमें कुछ नहीं था, एंड इट वाज आस्किंग फॉर परमिशन ऑफ माइक्रोफोन, माय कैमरा। ठीक है, वो मानते हैं, अब मान लो कितने लोगों को ये पता चाहिए, क्यों मान, दे विल जस्ट, ठीक है लेट इट बी। तो आप सोचो कितना डेटा दे रहे हो इन कंपनीज को। ठीक है, डेटा इज द न्यू वर्ल्ड। अगेन एबिलिटी टू सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर देयर प्लेटफॉर्म, इतनी अमेजन जो अमेजन आज के डेट में इतना बड़ा सर्विस बन चुका है, क्लाउड और ये सब कुछ दे रहा है, हर फील्ड में है, तो अमेजन यहाँ पे आ जाएगा। कौन क्लाउड का ना, ऑनलाइन क्लाउड सर्विस एडब्ल्यूएस जो उसका आया था, वो अमेजन का था। ठीक है, ओके, उसका इन्वेस्टमेंट आएगा, तो सब ये बोल रहे थे कि ये इसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, कि दिल्ली का आप डीएनए रख रहे हो, ह्यूमन का अगर रखते हो तो ये समझ है। बाद में पता चला कि वो कंपनी इतनी बड़ी है जस्ट बिकॉज उसने दिल्ली का सारा डाटा बेच दिया डीएनए का। बढ़िया है, दिल्ली भी भाई इतनी पैसे आ सकते हैं दिल्ली से भी, वो वुड हैव थॉट। ठीक है, तो इनका मेन इन पे इल्जाम लग रहा है वही इनोवेशन को ये करने का, मैनिपुलेशंस करने का मार्केट पे। ठीक है, अननेसेसरी थेफ्ट वगैरह का भी इल्जाम इन पे लगते रहता है। ये आइडिया है आपका गेटकीपर्स का, तो गेटकीपर्स को लेकर के डिबेट आते रहते हैं, तो प्लीज एक बार न्यूज में अगर आ जाए तो बस देख लेना कि अच्छा क्या क्या चीजें चल रही है इनका, दुनिया में इनको लेकर के है क्या। हर कंट्री कुछ ना कुछ इनको लेकर के कर रही है कि भाई ये, क्योंकि देखो ये इतने बड़े हो जा रहे हैं ना कि ये कंट्रीज के बस का नहीं रहे, छोटे मोटे कंट्रीज तो इन पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, जिनकी इकोनॉमी थोड़ी छोटी है। अब आप सोचो कि इनको बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या ही बोल पाएंगे। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज को थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई पता नहीं कल के डेट में सर्विसेज बंद कर दी तो क्या करेंगे। तो ये इशू है आपको, और इसीलिए यहाँ पे ये फील्ड ये हमेशा चर्चा का विषय बना होता है कि इनको आप कैसे ये करोगे। यूएस में आपको बराबर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। ये एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि मार्केट को आपने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया है, आपने कुछ ना कुछ अपने कंपटीटर्स को ये करा है, और ये यहाँ पे रेगुलर चलते रहता है, न्यूज में आएगा देख लेना। ठीक है, एंटी ट्रस्ट एप्लीकेशन, यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट्स एक्ट, सबसे ज्यादा अगर किसी ने थोड़ा बहुत इन पे एक तरीके से कह सकते हो कंट्रोल लगाया है, दैट इज द यूरोपियन यूनियन। चाहे वो डेटा प्राइवेसी को लेकर के हो, चाहे इनके मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को लेकर के हो। हाँ, एआई को लेकर के भी नए लॉ जो है दैट इज द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के इनिशिएटिव इस फील्ड में ये कारण भी है ना, उनको बाकी चीजों में ज्यादा टेंशन नहीं है, बाकी तो कर ही चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुके हैं, हेल्थ पॉलिसी वगैरह कर चुके हैं, तो फाइट वगैरह से ज्यादा मतलब है नहीं। तो उनका है कि भाई अब क्या बचा है, तो जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं हम उनमें करें। अब इंडिया जैसी कंट्री जो है, पहले हम बाकी चीजों से तो निपट लें तब इसको देखेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए तो आप देखना यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट, दिस इज द मोस्ट एक तरीके से स्ट्रिक्ट रूल्स इन्होंने किए हैं। यूएस में चलते रहता है, चाइना तो खैर पूरी तरीके से अलग ही है। चाइना ने तो कह ही दिया कि मेरे पास आने का है तो ये आना है। इवन अपने देश के जो उनके इकोसिस्टम होते हैं, जो बड़े कंपनी है, उनको भी वो रेगुलेट करते रहता है। ठीक है, तो वहां अलग ही है उनका। एक बुक है जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है, 1948 बुक का नाम है, एक बार पढ़ना। ठीक है, कभी टाइम मिले तो, फुर्सत मिले तो पढ़ना। जॉर्ज ऑरवेल वाज लाइक कि उसमें उसमें एक बार बार लाइन आता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। ठीक है, ही इज लाइक कि तुम कुछ भी कर रहे हो, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। हाँ जी,
हाँ अभी बोलती है, ये आज भी यूज होता है। और ऑर्वेलियन एक टर्म आता है, चलो बात आ ही गई तो एक टर्म यूज होता है, ऑर्वेलियन स्टेट। ठीक है, ऑर्वेलियन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, ये जॉर्ज ऑरवेल की उसी बुक का आइडिया है, बिग ब्रदर इज वाचिंग। उस मूवी में ऐसा है ना, उस मूवी बोल रहा हूँ, उस बुक में का कंटेंट ऐसा है कि आपको अपने रूम का टीवी हर समय चालू रखने का है। ठीक है, एंड उस टीवी के थ्रू जब तक आपका टीवी चालू रहेगा तो आपकी हर चीज जो है वो रेगुलेट होगा, हर चीज को नोटिस किया जा रहा है। एंड और साथ ही साथ हर जगह ही वाज लाइक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है एंड ही थिंक नहीं बिग ब्रदर इज वाचिंग। सो हर जगह ये उसके उसके दिमाग में ये चलता है, जो कैरेक्टर है स्टोरी का मेन, कि वो कुछ भी करता है तो ही विल फील कि भाई कोई ना कोई मुझे नोटिस। हाँ एक्चुअली समवन इज वाचिंग। तो आप इसलिए तो प्राइवेसी की बात बार बार आ रही है ना, कि प्राइवेसी किस हद तक कितनी मिलनी चाहिए, क्या है। मुझे लगता है मैं सोचने पे भी आ रहा है आपका। नहीं, मैं आपको 2-3 सजेशंस दूंगा। ठीक है, नेट ऑफ करके रखें। दूसरी चीज, अगर आप कहीं भी थोड़ा ये में नहीं है, सही तरीके से नहीं है, प्लीज अपने कैमरे को ढक के रखें। ठीक है, आप मोबाइल को उल्टा करके, जैसा जहां जिस साइड आपका कैमरा है कम से कम उसका एक्सेस ना दे उसको अननेसेसरी, क्योंकि वो जो चीजें हैं। हाँ जी, अरे दोनों को बंद रखो। ठीक है, साथ ही साथ माइक्रोफोन्स आपको अगर अननेसेसरी यूज में नहीं है, अपने फोन को दूर रखें, डोंट गिव इट। कहने का मतलब सिंपल से, मोबाइल को जितना दूर रखें उतना बेहतर आपके लिए। ये जो अब के ऐप में जब आपको अलाउ करने के बाद तो वो आता है कि आप ऐप के टाइम में सिर्फ यूज करना है, लिमिटेड करना है, वो कि एक टाइम करना है या हम जब से ऐप को यूज करें तब करना है। पहले तो ये ऑप्शन भी नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। अभी भी उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो देखो टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सा है। अब जैसे उसने पूछा व्हाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है, और उसने ऐप का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा सेट किया कि आपका वो ऐप बैकग्राउंड में खुला रहेगा। ठीक है, आप ऐसे ऐप भी होते हैं आप जिनको अनइंस्टॉल कर देंगे फिर भी उनसे रिलेटेड मेटा डेटा उसमें रहता है आपका, एंड इट कैन स्टिल टेक योर मैसेजेस। अच्छा, वो तो आप गलत इधर उधर कुछ कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं देखो सिंपल सा तरीका यही है, फोन को जितना दूर रखो। पता नहीं मेरा भी कोई सुन रहा होगा, बोलेगा क्या बता रहा है ये। ठीक है, हाँ पहले इसको कर लो, बताता हूँ मैं। पेजर भाई, पेजर में कुछ नहीं है, मुझे थोड़ी पता है, मैं थोड़ी ना, मुझसे मुसाद ने बताया मैं कैसे किया मैंने। आ जाओ पहले इसको कर लो, बताता हूँ। मैं बताता हूँ, बस 5 मिनट इसको देख लो, शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ओईसीडी को लेकर के यहाँ पे बात चल रही है। ओईसीडी अगेन आपको कोई भी चर्चा करनी हो इंटरनेट और ये चीजों की लेकर के, ओईसीडी का नाम जरूर रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ठीक है, आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट्स, की कैसे हम जो है इन गेटकीपर्स के साथ डील कर सके, उसको लेकर के उन्होंने क्या करा, एक फ्रेमवर्क सेट किया, एक तरीके से आप कैसे तो रिकमेंडेशंस जो है ये ओईसीडी का है। ठीक है, इसके अलावा G7 को लेकर के भी चर्चा चलती है, G7 की कैसे रेगुलेट करें क्या नहीं करें, तो ये मेजरली इनके इनिशिएटिव्स हैं। भारत ने जो है, भारत में भी अपना इनिशिएटिव चल रहा है। भारत बोला कि हम भाई कैसे पीछे रहे, तो इंडिया में मेजरली इनको जो ठुकाई करता है दैट इज योर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसका बेसिक काम क्या है, इसका बेसिक काम है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे।
मार्केट में कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना यूज करो, एंटी प्रेडेटरी प्राइसिंग ना यूज किया करो, ठीक है। तो उसको लेकर के कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन जो इंडिया जो है, ये इनको टाइम टू टाइम नोटिस भेजते रहता है कि गूगल का हो गया कि भाई लगाओ 50-60 करोड़ लाओ, तुम्हारी वजह से जो है नुकसान गया। इसके अलावा ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी आई थी, अभी तक आई नहीं, वो ड्राफ्ट ही है अभी तक भी, ठीक है। ई कॉमर्स पॉलिसी में इन्होंने कोशिश करी थी कि जो अमेजन का मॉडल है इनका, जो मार्केट प्लेस का मॉडल, ई मार्केट प्लेस का, इसको हम थोड़ा सा चेंज करें। जैसे मार्केट प्लेस मॉडल देखोगे दो तरीके से होती है। एक जो होता है क्या करता है कि मान लो अमेजन जो है, अमेजन खुद को कहता है कि मैं हूं प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म हूं, मैं कोई सामान नहीं बेचता, आई एम जस्ट एन इंटरमीडिएरी, ठीक है। आपको जो दुकानदार हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जो कस्टमर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और मैं बस उनके बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता हूं। इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं इनको कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। मार्केट प्लेस मॉडल, इस तरीके के जो भी एप्स हैं, चाहे वो ओला यूबर हो, जोमेटो स्विगी हो, ये हो, ओलेलस हो, इनको कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। दूसरे तरीके के जो एप्स होते हैं जहां पे वो क्या करेंगे कि वो सामान उनका खुद का ही होगा, आप प्लेटफॉर्म से उसको खरीदोगे। हाँ जी, क्लाउड किचन, आई एम नॉट श्योर। हाँ, अब स्नैपडील हो गया आपका, स्नैपडील आता था, याद है? हाँ, इस तरीके के जो ऐप होते हैं, इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं उनको कहते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स, ठीक है। तो मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, ई कॉमर्स पॉलिसी का मेजर यही कहना था कि हम मार्केट प्लेस मॉडल को तो अलाउ करेंगे, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, अगर ये खुद का इतना लेकर के आएंगी और सस्ते में सामान बेचेंगी तो मार्केट से कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अलीबाबा भी आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है। हाँ जी, इसके अलावा लेकिन अब इस पे भी अमेजन को ये लगता है कि अमेजन क्या करता है कि डायरेक्टली नहीं करता, अपने सब्सिडियरी बना रखे हैं उसमें। जैसे आप बुक्स वगैरह खरीदोगे ना, तो गिन चुन के 2-3 ही आते हैं उसमें, ठीक है। तो अमेजन ने क्या करा, अमेजन ने इनडायरेक्टली फंडिंग दे रखी है किसी किसी बड़े बड़े स्टोर को, वो अमेजन की स्टोर है। अमेजन दिखाता तो है कि हम मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, बट कई बार वो अपने ही सामान को खरीद के बेचता है। बुक शेयरिंग से ही होता है, बट अभी भी जो है ना, अभी भी आप देखोगे इतना बड़ा होने के बाद भी उससे कुछ लिमिटेड दुकान है, आप कुछ भी चीजें खरीदो यू विल फाइंड कि वहीं से आ रहा है, ऑप्शन वहीं से आपको दिख रहा है कि सोल्ड बाय दिस वन, सोल्ड बाय दिस वन, सोल्ड बाय। अमेजन तो अपने प्रोडक्ट रखता है, नहीं वो है, देखो उसमें ये है कि आप अननेसेसरी ना प्रमोट करो, बट यहाँ पे आप बिना दिखाए ना आप बोल रहे हो, वहां पे आपको बोल रहा है कि भाई ये अमेजन का ही है, ठीक है। आपको कौन सा रिटेल है करके, इंपेरियो या कुछ ऐसे करके रिटेल आता है, दैट्स द अमेजन के उसमें फंडिंग है, एपेरियो रिटेल करके कुछ है ना, वो जो है आपका, वो देखोगे उसको, उसमें अमेजन की फंडिंग मिली हुई है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब आप बोल रहे हो कि ये मार्केट प्लेस मॉडल है, तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके अनडायरेक्टली आप कर रहे हो, अगर अपने सेल कर रहे हो, तो नाउ आप मार्केट प्लेस मॉडल का नाम देके यू आर यूजिंग द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, आप उसका यूज कर रहे हो। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अभी तो ई कॉमर्स आपका ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी इसलिए तो रुका हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का बेसिक आइडिया था, अब ये अलाउ करेंगे, ये अलाउ नहीं करेंगे, इस पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, ठीक है। या इन पे ज्यादा ध्यान रखने का है, ये प्रेडेटरी मार्केटिंग करते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये प्रेडेटरी प्राइसिंग करेंगे। लेकिन ये अगेन जो आपका पॉलिसी था ये 2021 का था, उससे भी पहले का से बात चल रही है एक्चुअली। अब ये इसको लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि अब आज के डेट में मैक्सिमम कंपनीज क्या हो गई हैं, ऑनलाइन स्पेस में जा चुकी है, हर कंपनी अपने तरीके से ऑनलाइन स्पेस में जा चुकी है। लेकिन हाँ, बेसिक आइडिया इसमें पॉलिसी में यही था कि यहाँ पे भी जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे कंपटीशन मेंटेन रहे, इनकी मोनोपोली ना एस्टैब्लिश हो जाए, बेसिक आइडिया ये था, ठीक है। देन आपका आईटी रूल्स, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट नहीं करती आईटी रूल्स, दे आर जस्ट कि डिजिटल जो कंटेंट है वो किस तरीके से जाएगा, तो आईटी रूल्स बार बार आपका कोट होते रहता है, आईटी रूल्स 2021। एंड यहाँ पे ओएनडीसी इसमें यूज किया किसी ने, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से बनवाया, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंडिया मेड एप्स और इंडिया मेड जो स्टार्टअप्स हैं, दे कैन लॉन्च देयर थिंग्स, दे कैन सेल देयर थिंग्स। जैसे इसका इसका मेड एक ऐप है, मैं बता देता हूँ, चलो आज जो तुम्हें मेरी तरफ से ट्रिक मिल जाएगा। नहीं वो दूसरा है, दैट्स नॉट द, वो आई थिंक खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं ना वो। हाँ ऑफिस, उधर रुको मुझे नाम याद आएगा, आई विल टेल यू, ठीक है। वो गवर्नमेंट जीएम पोर्टल है, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। तो अब जैसे ये मैजिक पिन देखोगे अगर, तो यू विल फाइंड कि अगर स्विगी एंड जोमेटो पे आपकी डिलीवरी चार्ज 40 रुपए है, इन एप्स पे आपकी डिलीवरी चार्ज 10 रुपए है, 15 रुपए है, तो चार्जेस कम है, कॉस्ट कम है। साथ ही साथ यहाँ पे जिनसे आप सामान खरीदते हो उनको ज्यादा पैसा मिलता है रादर देन कि प्लेटफॉर्म्स को जा रहा है, तो मीडिएटर्स को ज्यादा कम जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये ऐप है, इस ऐप से मुझे काफी फायदा हो जाता है, ठीक है। और मुझे अच्छा खासा डाइनिंग वगैरह भी मुझे 100-150 में मिल जाता है पूरा फुल। तो यू कैन गेट, आपको 9 रुपए 10 रुपए में बर्गर वगैरह मिल जाएंगे, आराम से खा लोगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट अगेन हाँ आप चाहो तो यूज कर सकते हो। द थिंग इज कि ये दिस इज अगेन मेड बाय ओएनडीसी, ठीक है। तो ओएनडीसी क्या करे, इस तरीके के एप्स को बना दिए ताकि वो क्या हो, आप इस तरीके की जो बड़ी कंपनीज है उनके कंट्रोल को हम धीरे धीरे खत्म कर सके। इन एवरी फील्ड दे आर ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है। इसका बस एक एग्जांपल मैंने आपको बताया मैजिक पिन का, ठीक है। अभी ये एप्स में थोड़ा सा इश्यूज है। हाँ जी मिल जाएगा आपको, सच में बता रहा हूँ। अरे अभी थोड़ा सा सब्र करो, आएगा शाम में, आपको आएगा मैसेज, हाँ शाम में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। अभी तुमने अभी डाउनलोड किया, अभी फायदा चाह रहे हो, ठीक है। इतना थोड़ा सा पेशेंस रखो, शाम होते होते तुमको बोल देगा, ठीक है। इट्स अ टाइम फॉर स्नैक्स, यू विल गेट, ठीक है। चलो यहाँ पे ओएनडीसी वगैरह देख लेना। अच्छा पेजर वाला पूछा था ना तुमने, देखो पेजर में है क्या, कुछ नहीं। मोबाइल जब यूज नहीं हुआ करते थे, मोबाइल से पहले की टेक्नोलॉजी है पेजर। हाँ तो मतलब तुमको डाउट क्या, वो बताओ मुझे। ये मुझे भी नहीं पता, नो वन नोज। नहीं, अब इसमें 2-3 आइडियाज हैं, सुन लो। इसमें 2-3 आइडियाज हैं। पहला आइडिया ये है, अगेन आई एम नॉट श्योर कि इसमें कौन सा सही है। पहला आइडिया ये है कि जो सप्लाई चेन है इन पेजर्स का, उसमें इन्होंने कहीं छेड़छाड़ करी। जैसे मान लो ताइवान मैन्युफैक्चर्ड थे, तो अगर ताइवान में बने हैं ये पेजर्स, तो हो सकता है किसी तरीके से दे हैव पुट सम काइंड ऑफ वहां पे की, ताकि वो ब्लास्ट कर सके, कुछ उन्होंने डाला, कर सकती है, इट कैन डू, ठीक है। सो एक आइडिया ये है। दूसरा आइडिया ये है कि डिड डू इजराइल नो समथिंग, कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट करने का है ताकि वो डिवाइसेस को हीट कर सके। क्या इस तरीके की डेवलपमेंट उनके पास हो चुकी है? टिल नाउ ये माना जाता था कि पेजर्स को हैक करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि ये सारे पेजर्स लगभग एक टाइम में ब्लास्ट हुए हैं, तो इसलिए ये भी एक आइडिया है कि डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन करी गई है, स्पेक्ट्रम के साथ छेड़छाड़ करी गई है, उस लेवल पे काम किया गया। सो डज इजराइल पोजेस दैट एबिलिटी कि वो स्पेक्ट्रम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ तो एक आइडिया ये है। तीसरा आइडिया ये है कि यहाँ पे उन्होंने अलग से डेटोनेटर्स वगैरह नहीं डाले थे, वो लिथियम जो बैटरी है, उस लिथियम बैटरी को दे आर नो हाउ टू मैनिपुलेट इट, ठीक है। वो बैटरी तो ऑब्वियसली लिथियम हर जगह पे है, और वो दे हैव फाइंड आउट अ वे कि इसको कैसे ब्लास्ट कर देने का है, डिपेंडिंग अपॉन कि थोड़ा सा क्योंकि किस तरीके का स्पेक्ट्रम दे आर ट्राइंग टू, किस तरीके का सिग्नल्स दे आर सेंडिंग, एंड दोस सिग्नल्स आर रेजिंग द टेंपरेचर ऑफ द बैटरी। हाँ तो अच्छा है ना, टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, टारगेटेड क्या बोलोगे इसको, टारगेटेड है वो। और उनकी ऑब्वियसली प्लानिंग उनकी बहुत पहले चलती है। मोसाद इज मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी है भाई, और उन्होंने ऐसे लोगों को मारा है ना कि यू विल फाइंड कि मतलब किस तरीके से। आई डोंट नो, बट नहीं मोसाद के इस तरीके की हिस्ट्री है। मोसाद ने ऐसे काम, जैसे हम जो मूवीज में देखते हैं ना, वो मोसाद कर चुकी होती है,
ठीक है, उनके करने पे ये मूवी, जैसे उनका स्टार्टिंग हुआ था म्यूनिक ओलंपिक से ही। मोसाद को दुनिया ने जाना म्यूनिक ओलंपिक से, जब म्यूनिक ओलंपिक में इसके लोगों को मार दिया इन्होंने, इनके एथलीट्स को मार दिया था जर्मनी में। एंड दैट ऑपरेशन वेंट ऑन फॉर इयर्स। ठीक है, तो वहां से मोसाद ने ऐसे ऐसे काम किए, जैसे आप देखोगे किसी के टूथपेस्ट में जहर मिला दिया, ठीक है, किसी के जो वो जो है ना हवाई जहाज में बैठा वो पट्टा लगा तो उसमें ब्लास्ट कर दिया। वो तो आपको यहाँ गए थे, उनके उनके उनका जो प्लेन हाईजैक हो गया था, दे इंटर देयर एंड वहां से उन्होंने उठा लिया। हाँ, नहीं नहीं, एक बार इन्होंने क्या किया था कि एक बार इनका जो इजरायली प्लेन था ना वो हाईजैक हो गया था, एंड हाईजैक होके दे टुक समवेयर इन अफ्रीका, उसको लेके चले गए। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कंट्री, नहीं सुमात्रा वगैरह नहीं था, आई एम फॉरगेटिंग, कुछ छोटा सा कंट्री था। और वहां से इन्होंने क्या करा कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट करके उसका उस ऑपरेशन का नाम है, इजरायली फोर्सेस दे लैंडेड देयर प्लेन देयर, वहां से फाइटर अपने जो उनका ये था उसको क्या बोलते हैं कैरियर एयरक्राफ्ट जो होता है उसको उन्होंने लैंड करा। लैंड करने के बाद उनके फोर्सेज ने वहां पे सबको न्यूट्रलाइज किया, दे टुक देयर सिटीजंस एंड दे वेंट बैक। तो ये अभी तक के दुनिया में ऐसा ऑपरेशन किसी ने नहीं किया था कि किसी देश में घुस करके उसको वहां पे जो आतंकी है उनको ढेर करके और अपने सिटीजन को मतलब सही सलामत बाहर निकाल लेना। सो दिस कैन बी डन बाय इजराइल ओनली। तो ये मोसाद को कई बार मतलब इसलिए कहा जाता है ना, छोटी छोटी चीजें एग्जिस्टेंशियल पे। और देखो एक चीज तो मैं ये मानता हूँ ना भाई, ये जो ज्यूज है ना उनका अलग ही है वो ज्यूज में आप देखो मतलब जो नोबेल प्राइजेस 2% ऑफ पॉपुलेशन है, 45% ऑफ नोबेल प्राइजेस लेके बैठे हुए। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि कितना 2% से भी कम है आई थिंक उनकी पॉपुलेशन और नोबेल प्राइजेस। इवन आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कराया था ना ये ज्यूज ने कराया है। पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्रॉस द वर्ल्ड ये ज्यूज का है। अरे सपोर्ट कैसे मिलता है किसी को, पैसा रहेगा तब तो। वैसे क्यों करता है, वही तो बात है। हाँ, वहां के अगर यूएस की इकोनॉमी से ज्यूज अपना पैसा निकाल लें यूएस इकोनॉमी गिर जाएगी। तो उन्होंने पैसे बहुत कमाए, ज्यूज ने अपनी मेहनत के बल पे पैसे बहुत कमाए, इनोवेशन। और स्टिल वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है और अपने एग्जिस्ट को प्रूव भी कर रहा है विद द टाइम। तो उनके लिए वो तो अभी तो उसको यूएसए से सपोर्ट मिल रहा है सर पूरी तरह से। नहीं ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस में तो यूएसए का हाथ है, यूएसए को इजराइल का नाम लेके यूएसए लड़ रहा है। नहीं वो ठीक है, बट आपको देखो यूएसए इनको सपोर्ट करता है कहाँ पे, यूएस आप देखोगे अगर ग्राउंड पे या फाइट करने की बात है दैट इज बीइंग डन बाय इजराइल। यूएसए इनको कहाँ सपोर्ट कर रहा है, इनसाइड द यूनाइटेड नेशंस, इनसाइड द यूएनएससी, और वो उसको जरूरत पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग, मैं आयर नहीं पढ़ा रहा, बट आप देखो कि अभी जो पैलेस्टीन में जो भी हुआ, मैं वहां पे डिबेट देख रहा था क्योंकि एस जयशंकर गए हुए थे बोलने के लिए, तो आई वाज लुकिंग कि अच्छा क्या चल रहा है, तो मैं एस जयशंकर की को सुनने के लिए बैठा था। बट उससे पहले जो इनका ये हुआ तो वहां, हाँ कल ही हुआ। सो वहां पे जितने लोगों ने बोला तो दे टोल्ड कि लेबनान में जो इजराइल कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। आई अग्री, ठीक है, बट मैंने ये देख किसी ने वहां पे जितने स्पीकर आए थे किसी ने नहीं बोला कि हिजबुल्लाह ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। वाई? आप ठीक है, और इजराइल ने किसी लेबनान को नहीं मारा, किसी लेबनीज को नहीं मारा, ठीक है, आप उनके प्लेग्राउंड में खेल रहे 12 बच्चों पे बम डाल देते हो और फिर आप इजराइल ने अभी तक सिविलियंस को नहीं मारा। ही इज टारगेटिंग, अगर आप सिविलियन के पीछे छुप जाओगे तो फिर क्या वो करेगा। ठीक है, तो आप आते हो झगड़ा करते हो और फिर आप जाके सिविलियंस के पीछे छुप जाते हो। अगर केवल वॉर की बात करूं, डिस्प्यूट क्या वो बात की बात है, ठीक है, डिस्प्यूट में आई एम नॉट गोइंग, बट अगर केवल वॉर की बात करें तो एस जयशंकर ने भी इस बात को उठाया कि जो अब है जमाना बदल चुका है। ये 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे, तो जो हमारे लॉज हैं या वॉर लॉज हैं ये केवल और केवल स्टेट एक्टर्स के लिए बने हुए हैं। अब जो है नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल आ चुका है, तो हमें कहीं ना कहीं समय के हिसाब से लॉज को भी देखना पड़ेगा कि ये कितने सही हो रहे हैं। एंड ये सही भी थी क्योंकि इंडिया भी उस चीज को झेल रहा है। पाकिस्तान से टेररिज्म आता है तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उनके पास पावरफुल वेपन सब कुछ होते हैं, अब हम उनके साथ कैसे डील करें। तो
इंडिया आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर। ग्लोबल होगा सर, हिजबुल्लाह ग्लोबल थ्रेट तो है, इसमें नो डाउट। इतना बड़ा लेवल पे चढ़ेगा तो सब ग्लोबल हो जाता है। वहां पे आई एम नॉट श्योर कि इंडिया ने डिजिग्नेट किया है कि नहीं किया, ठीक है। बट बेसिक आइडिया ये है कि आप देखो कि स्टेट एंड नॉन स्टेट अब वॉरफेयर के रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो बात आती है कि वॉर क्राइम्स की जब बात आती है, तो अगर सोल्जर करते तो वॉर क्राइम, और अगर कोई और करे तो नॉट। इंडिया में भी ये चीज देखोगे ना कि भाई आर्मी वालों ने कुछ कर दिया तो रोना पिटना चालू हो जाता है, एंड सम अदर पीपल डू सम बार्बरिज्म, तो फिर उसको दे विल से कि ये तो थोड़ा ये है। ऑब्वियसली आर्मी डिसिप्लिन फोर्सेज होती है, उनको नहीं करना चाहिए, दैट्स आई एग्री एज वेल। बट यहाँ पे आप जब वॉरफेयर के कंडीशन में हो, जब सोल्जर अपना लाइफ बचाने की ये मतलब ही इज ऑल्सो ह्यूमन ना, उसको नहीं समझ में आता उस टाइम में कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ही जस्ट लुकिंग कमांडर वहां पे, तो वो बस अपने फोर्सेज की सिक्योरिटी देख रहा है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे फोर्सेज सुरक्षित निकल जाए। अब आप उसको वहां पे आके ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहे हो, तो सामने वाले को भी पढ़ाओ कि छुप के अटैक नहीं करने का, सामने लड़ लो आके। इजराइल ने यही तो किया। इजराइल ने क्या कहा कि भाई आपने हम पे हमला किया, इट्स ओके, आप हमला करके आप बोलते कि एक काम करो, आ जाओ खुले मैदान में लड़ लो, तो आप हमला किया, हमला करके आप फिर वापस जाके सिविलियंस में छुप गए। इवन उनकी जो बॉम्बिंग, एक वीडियो भी रिलीज किया इजरायली फोर्सेज ने कि जैसे इन्होंने किस तरीके से जब रॉकेट लॉन्च किए तो वहां से सेकेंडरी फायरिंग हुई। डबल बार को मतलब फर्स्ट जो ब्लास्ट हुआ था वो बोले कि वो ब्लास्ट हाँ। मतलब उनकी तरफ से हुआ है, और सेकंड ब्लास्ट हमारा हुआ है, तो दो साउंड आ रहे हैं उस वीडियो में। तो दैट्स द आइडिया कि भाई आपने सिविलियन अब हॉस्पिटल में तुमने बम बनाने वाली ये रखी है, तो क्या उसको अटैक करेगा कि वो नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये सवाल है यहाँ पे। और इस यूएसए से भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है इजराइल को, एक है उसका एक अपर साइड है, क्योंकि यूएसए ऐसी जगह हार चुका है, मतलब चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, जहाँ पे वो अगर वो चाहता तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था और बहुत अच्छे से फाइट बैक दे सकता है, चाहे वो म्यांमार में हुआ हो। तो ये लोग तो अपने अगर इतने लेवल पे इसका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इजराइल अलग लेवल पे नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल को टच करना भी बहुत मुश्किल है, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात अगर करोगे तो। डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो इनके पास, अब वही मैंने ये वाली बात हो गई, पेजर वाली देख लो घटना, नो वन नोज कि क्या हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जो दुनिया के मैंने बड़े बड़े ये भी देखे डिफेंस पेट, और उनका भी कहना भाई कोई आइडिया नहीं होगी हुआ कैसे, नो वन नोज, नहीं है, कुछ है नहीं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं। सो टेक्नोलॉजीज के मामले में वो दुनिया से बहुत आगे चलता है, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी। पेनिट्रेशन मतलब एकदम आप समझो कि एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर लेता है वो, कि कहाँ पे मारने का है, किसको मारने का है। और अभी मैंने न्यूज देखा, न्यूज में आई नहीं, किसी एक दो चैनल ने कवर किया है, ऐसा भी है कि उन्होंने कुछ ऐसा इजाद किया कि अपने सीट पे जो है ना, सीट में बम लगा के उन्होंने उड़ाना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो खतरा है ना कि भारत में हो सकता है इस तरीके से। किसमें, फोन में? अच्छा, मेरे पे नहीं आया भाई, मेरे उड़ी जाते। सर वो तो गवर्नमेंट वो करेगी ना कि अगर कोई भी हजार्ड आता है या फिर कोई हाँ, वो तो फ्लैश मैसेज आते हैं, वो तो आपको आते ही रहते हैं, वो तो रेगुलर अभी भी आपको आते रहेगा कि भाई जाने का। यहाँ पे ये है कि यहाँ से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं आपको। फोन को तो आराम से मतलब ये हो सकता है, अगर पेजर उन्होंने कर लिया तो फोन को देख। कैसे भी मानेंगे, अभी तक उन्होंने हिजबुल्लाह पे जो लेबनान पे जो एयर स्ट्राइक करा है, अभी उनके रिवर्स में तो उन लोगों ने भी चुप तो नहीं बैठे होंगे, इन्हें भी करा ही होगा, लेकिन स्टिल वो 99% उनका जो एंटी ड्रोन है, वो जो एंटी टैंक मिसाइल वगैरह है, ये सारी चीजों ने तो बहुत ज्यादा रोक के रखा है। नहीं, उनका तो है भाई, इजराइल को आप ये नहीं कर सकते, और उन्होंने उनका पैसा भी इसी पे जाता है कि भाई अपने को पूरा क्लियर नहीं ना आता है, उधर से कभी सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उधर से मिलता है तब इधर से नहीं, देखो दिक्कत क्या है ना यहाँ पे। चलो इसके बाद जो है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, 5 मिनट हम बात ही कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में किसने तो यही बचा हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ये कराऊंगा कल के क्लास में, इसको कराऊंगा एंड आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन टेस्ट वाले हुए थे ना, वो करा के ये कराऊंगा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ से अभी तक सवाल नहीं पूछे गए। अरे नहीं बाबा, मैं करता इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी सेट करता हूँ। मैंने पता है लिटरली क्या कहा राहुल को कि यार तुमने इतने इजी क्वेश्चन सेट कराए हैं। अरे वो तो मैं तुम्हें समझाया ना कि अभी आप हर पेपर में, किसी पेपर में हो सकता है एंशिएंट ज्यादा होगा,
किसी पेपर में ज्योग्राफी ज्यादा होगा, किसी पेपर में पॉलिटी ज्यादा होगा, ये होगा। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि जब आपको 5, 7, 10 टेस्ट देने हैं तो हर पेपर में अलग अलग तरीके से कोई किसी में कुछ डोमिनेट करेगा, किसी में। अगर से आप करंट भी आपका क्या था, करंट स्पोर्ट्स से ज्यादा था, तो कम से कम स्पोर्ट्स वाले आपका कवर हुए ना, अगली बार में किसी और एरिया से करंट ज्यादा हो जाएगा। पर्पस ये होता है पेपर का। ठीक है, आईपीएल से क्या ही क्वेश्चन तुम पूछोगे, मतलब एक तो ठीक है, आईपीएल से क्या ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बताओ। चलो हम लोग जो है इसको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये